नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग की संरचना। तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो देश में चुनाव करवाता है और हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए लोकप्रियता हासिल कर चुका है। इतना बड़ा देश है हमारा और वहाँ एक चुनाव करवाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्षता से वो चुनाव करवाए जाएं, जिसका कि संपादन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो भारत के संविधान में ही निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, और उसके अगले टॉपिक में हम जानेंगे निर्वाचन आयोग के काम और शक्तियां क्या हैं। तो पहले जानते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है। तो अगर निर्वाचन आयोग की संरचना को देखा जाए तो भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक, भाग 15 में 324 से और 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए समान रूप से उत्तरदायी है, परंतु राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोगों का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए न केवल भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, बल्कि संसद ने भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित करके निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। तो चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनावों के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। तो आइए जानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि भारत के नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार किस प्रकार दिया गया है। तो पहले हम चुनाव आयोग की संरचना से पहले जानते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस प्रकार से लागू होता है। तो मैंने बताया आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनावों में वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वयस्क नागरिक जो है वो कौन माना जाएगा, तो किस तरह से वो उसकी आयु निर्धारित होगी। तो वयस्क अधिकार जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो भारत का नागरिक, उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन शर्त यह है कि वह नागरिक आपराधिक मामले में दोषी न ठहराया गया हो तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। साथ ही 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस राजनीतिक समानता की मांग की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन में 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की बात कही थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है तथा मताधिकार उन्हें राजनीतिक कानूनी समानता प्रदान करता है। जहाँ तक निर्वाचन आयोग की संरचना को अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग 3 निर्वाचन आयुक्त जो है वो संस्था है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 3 निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग में होते हैं। सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्यीय संस्था थी, यानी एक ही
निर्वाचन आयुक्त था, लेकिन 1989 में इस संस्था को 3 सदस्यीय बनाया गया और फिर अगले साल इसे 1 सदस्यीय बनाया गया। इसके बाद इसे 1993 में फिर से 3 सदस्यीय कर दिया गया। तब से लेके अब तक निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय संस्था है, 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि इस समय निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर विवाद उठ रहे हैं। इनमें सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक समिति के गठन की मांग की जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति एवं विपक्ष के नेता सम्मिलित हो और इस समिति के माध्यम से निर्वाचन आयोग का जो है वो गठन किया जाए, ऐसी मांग है। जहाँ तक अन्य आयुक्तों का सवाल है, निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उपस्थिति अन्य निर्वाचन आयुक्त की तुलना में उच्चतर नहीं है, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्राथमिकता केवल इतनी ही है कि वह निर्वाचन आयोग की बैठक की अध्यक्षता करता है। अन्यथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो शक्तियाँ हैं वो समान होती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे लाभ भी एक जैसे होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी भी विषय पर मतभेद हो तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। जहाँ तक निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल अगर हम देखें तो निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है तथा वह 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। अगर 65 वर्ष की उम्र पहले हो जाए तो 65 वर्ष की उम्र तक उनका कार्यकाल होता है और अगर ऐसा ना हो तो 6 वर्ष तक, नियुक्ति के बाद 6 वर्ष तक वह इस पद पर बने रह सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें कार्यकाल समाप्ति होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। देखिए, कुल मिलाकर ये कोशिश की गई है आयु के निर्धारण में, उनके सेवा काल के निर्धारण में, कि वो किसी भी प्रकार के दबाव से जो है वो प्रभावित न हो और निष्पक्ष और स्वतंत्र रहकर अपना काम कर सके। इसलिए निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है, निश्चित कार्यकाल रखा गया है, जिससे वो बिना किसी दबाव के चुनाव आयोग जैसा, चुनावों करवाने जैसा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन कर सके। भारत में समय समय पर निर्वाचन आयोग की सुधार के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे TN शेषन, जिनके कार्यकाल में बहुत सारे चुनाव सुधार किए गए और कोशिश की गई कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र की तरह कार्य करते हुए अपने निष्पक्ष चुनावों के साथ अपना एक भूमिका और अपनी छवि जो है वो स्थापित कर सके। हमें उसमें बहुत सारी सफलता भी मिली और वो जो चुनाव सुधार हुए थे TN शेषन साहब के कालखंड में, उसमें काफ़ी सारी जो है सुविधाएं भी मिली और भारत के निर्वाचन आयोग की एक नई ही तस्वीर सामने आई, जिसमें कि निर्वाचन आयोग एक सशक्त भूमिका के रूप में, एक सशक्त संस्था के रूप में अवतरित हुआ और आने वाले सालों में भी शेषन के उन सुधारों को, TN शेषन के उन सुधारों को बाद के निर्वाचन आयुक्तों ने भी जारी रखा और उसमें कुछ इजाफा भी किया। उसके बाद गिल साहब आए, उन्होंने भी कुछ सुधार किए। तो जब हम चुनाव सुधार पढ़ेंगे तब हम उन सुधारों पर भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का प्रावधान है, तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसीलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। राष्ट्रपति ही उन्हें अपने पद से हटा भी सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया
उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना भी अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। अकेला मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद ब खुद निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाया जाता है। तो इस प्रकार अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जब कभी हटाया जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति भी लेंगे और उस सहमति के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में बात किया, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के बारे में बात किया। इसमें कई छोटे बड़े सवाल आते हैं। अनुच्छेद 326 को आप जानिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी सवाल आता है। तो हम अपने अगले टॉपिक में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे। आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।